इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं इसका अध्ययन अब करने जा रहे हैं। अर्थात संविधान में मूलभूत कौन कौन से नियम डाले गए हैं इसे अब समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु पर, और वह है भारत में चुनाव व्यवस्था, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। और फिर आगे शीर्षक देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये हमारे भारत की चुनावी व्यवस्था को हम कह सकते हैं। यदि कोई सवाल उठता है कि भारत की चुनावी व्यवस्था लोकतंत्र में कैसी है, कौन सी प्रणाली है चुनाव की हम अपनाते हैं, तो हमारा उत्तर एक लाइन में होगा कि हम अपनाते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाली प्रणाली, या हम अपनाते हैं सर्वाधिक वोट से जीत की वाली प्रणाली। इसके मायने ये हुए कि चुनाव की कई प्रणालियां हैं। हम दूसरे देशों में क्या प्रणालियां अपनाई जा रही हैं इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर जो विषय का दायरा है बहुत बढ़ जाएगा। हम आते हैं भारत में जो प्रणाली है, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट या सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली कहते हैं, उसका अध्ययन करने। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वाधिक वोट से जीत मतलब जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिला वो जीत गया, वो प्रतिनिधि बन गया। बड़ी सीधी सरल भाषा। अधिकतर देशों में यही प्रणाली है। सर्वाधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है, प्रतिनिधि घोषित किया जाता है। चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इन देशों में और भी बहुत से देशों में यही प्रणाली प्रचलित है। इसके मायने क्या? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली। जिसे सबसे ज्यादा मत मिला वो बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली। बहुमत मिलने वाले व्यक्ति को प्रतिनिधि घोषित किया गया, ऐसी प्रणाली। ये जो प्रणाली है, आमतौर पर प्रत्यक्ष चुनाव में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, जहां एक को चुनना है और प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा हूं। पर भारत की स्थिति में तो यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हाँ, प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली या बहुमत वाली प्रणाली अपनाई जाती है। अब ये जो अंग्रेजी में भी जो शब्द है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका क्या अर्थ है? पोस्ट का अर्थ पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट नहीं है। पोस्ट का अर्थ आप समझ लीजिए खंभा। पोस्ट का अर्थ होता है खंभा। दूसरा अर्थ अंग्रेजी में, देयर इज ए पोस्ट देयर नेक्स्ट टू द रोड एंड फ्रॉम दैट पोस्ट यू टर्न लेफ्ट। तो पोस्ट मतलब हुआ एक खंभा, कॉलम। फर्स्ट पास द पोस्ट, पास्ट मतलब क्या? भूतकाल, और पास मतलब बीत जाना, निकल जाना। जो पहले खंभे से को पार कर जाए, फर्स्ट पास द पोस्ट। खंभे को जो पहले पार कर जाए वह विजयी होगा, अर्थात जो सबसे ज़्यादा मत पाए वह विजयी होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट पास द पोस्ट की व्युत्पत्ति, एटिमोलॉजी भी आपको समझाने की कोशिश की है, और इसका अर्थ बताया है कि पास्ट का अर्थ क्या है और पोस्ट का अर्थ क्या है, और इसमें जो पहला आया वह विजयी। और ये वाली जो प्रणाली है
उन जगहों में सामान्यतः होती है जहाँ पे एक प्रतिनिधि चुनना है या जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनना है, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। इस प्रणाली में चुनाव क्षेत्र से खड़े सभी उम्मीदवार, उनमें जो सबसे ज़्यादा पाएगा वो जीत जाएगा, चाहे उसे कितने भी मत मिले हों, लेकिन विजयी घोषित किया जाएगा। चाहे उसे कितने भी मत क्यों ना मिले हों, उसे विजयी घोषित किया जाएगा। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कल्पना करिए 5 उम्मीदवार एक जगह से हैं, या आपकी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव होना है, कक्षा मॉनिटर का। कक्षा में 40 बच्चे हैं, 5 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। 40 बच्चों ने मतदान किया, उसमें 12 बच्चों ने या 14 बच्चों ने एक को मत दिया, 13 बच्चों ने दूसरे को मत दिया, 12 बच्चों ने तीसरे को मत दिया, बचा एक मत चौथे को मिला और 5वें को एक भी मत नहीं मिला। तो जो सबसे ज़्यादा मत जो मिला उसको कितने मत मिले? 14 मत मिले। कक्षा के 40 बच्चों में 14 मत सबसे ज़्यादा एक बच्चे को मिले। क्या वह कक्षा प्रतिनिधि चुना जाएगा? 40 में 14 को मिला, 40 में 14 मत ही मिले उसको। ऐसी स्थिति में क्या उसे कक्षा प्रतिनिधि चुना जाएगा? उत्तर है हाँ। जो प्रक्रिया भारत में अपनाई गई है या अमेरिका में या कनाडा में, वहाँ पर जिसे भी सबसे ज़्यादा मत मिले हों, भले ही वे मत कितने भी कम क्यों ना हों, लेकिन सबसे ज़्यादा हों तो वह प्रतिनिधि चुना जाएगा। 40 में केवल 14 ने मत दिया, यानी आधे से भी कम लोगों ने उसको मत दिया, फिर भी वह कक्षा प्रतिनिधि चुना गया। ये एक चुनावी प्रणाली है, ऐसी कई प्रणालियां हैं। इस चुनावी प्रणाली को, जिसका मैंने उदाहरण अभी दिया, उसको कभी कभी जो सबसे आगे वही जीते हिंदी में कहा जाता है। जो सबसे आगे वही जीते। सामान्यतः 100 मीटर की दौड़ जो है उसे 13 या 14 सेकंड में स्कूल के विद्यार्थी पूरा करते हैं। उस दौड़ को सामान्यतः उसेन बोल्ट, जो विश्व में 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज धावक माना जाता है, वो 8.7 सेकंड 9 सेकंड में पूरा कर लेता है। लेकिन स्कूल के विद्यार्थी 13-14 सेकंड, 12-13 सेकंड करते हैं। कल्पना करिए एक दौड़ हो रही है, उसमें स्कूल के विद्यार्थी जो सबसे आगे था उसने 20 सेकंड में पूरा किया। वह दौड़ कितने सेकंड में? 20 सेकंड में, जो कि सामान्य स्पीड से 5 सेकंड ज़्यादा थी। ज़्यादा टाइम लिया उसने, 5 सेकंड ज़्यादा टाइम लिया। तो क्या वो विजयी घोषित होगा? उत्तर है हाँ, क्योंकि वो सबसे आगे है। बाकी ने तो 22 सेकंड, 24 सेकंड, 26 सेकंड लिए, उसने तो 20 लिया। इस नियम के तहत उसे विजयी घोषित किया, क्योंकि वह सबसे आगे है। जो सबसे आगे वह विजयी, चाहे उसे 14 मत मिले, चाहे 50% मिले, चाहे पूरे के पूरे 100 के 100 मिले, सबसे आगे जो भी वह विजयी। इसे कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, या फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली। हमारे संविधान में इसी सिस्टम को स्वीकृति दी गई है। चुनाव की प्रक्रिया की बात करें
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में ये जो प्रणाली अपनाई गई है उसमें कुछ बातें आपको जानना चाहिए और स्पष्ट हो जाएगा। पहला कि भारत में इसकी विशालता इतनी है कि भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में, अर्थात हर क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और वो प्रतिनिधि कौन चुनेगा? उस क्षेत्र के लोग ही एक प्रतिनिधि चुनेंगे। कश्मीर का आदमी कन्याकुमारी का प्रतिनिधि नहीं चुनेगा, रायपुर का निवासी जबलपुर का प्रतिनिधि नहीं चुनेगा, रायपुर का निवासी रायपुर का प्रतिनिधि चुनेगा, जबलपुर का निवासी जबलपुर का चुनेगा, बिलासपुर का निवासी बिलासपुर का चुनेगा। तो पूरे देश को ऐसे कितने भागों में बांट दिया गया है? 543 भागों में, जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो 543 निर्वाचन क्षेत्र मतलब 543 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि। ऐसा नहीं है कि कोई सा निर्वाचन क्षेत्र बड़ा है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वहाँ एक से ज़्यादा प्रतिनिधि। निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि एक ही शहर में 2 निर्वाचन क्षेत्र हों, शहर एक लेकिन निर्वाचन क्षेत्र 2। यदि शहर बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र तय होता है, और यदि उसकी जनसंख्या एक सीमा से ज़्यादा है तो वहाँ दूसरा प्रतिनिधि। बम्बई में 7-8 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, पर वो सब प्रतिनिधि बम्बई के प्रतिनिधि नहीं कहलाते। एक का निर्वाचन क्षेत्र बम्बई ईस्ट होगा, एक का निर्वाचन क्षेत्र बम्बई वेस्ट होगा, एक का निर्वाचन क्षेत्र बम्बई साउथ, एक का निर्वाचन क्षेत्र बम्बई नॉर्थ, आदि आदि। तो इस बात को स्पष्ट समझ लें कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि, एक शहर से एक प्रतिनिधि नहीं, एक निर्वाचन क्षेत्र से। और एक शहर में एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर यह तय होता है। तीसरा बिंदु, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो निर्वाचित घोषित। ये बात पहले मैंने स्पष्ट कर दी, तो दोबारा इस पर विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं। और जो निर्वाचित घोषित होगा, जरूरी नहीं कि उसे 50% से ज़्यादा मत मिले हों। मैंने जैसे बारंबार पूर्व में कहा, बहुमत ना भी मिले हो, लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा मिले, वह विजयी घोषित, वह प्रत्याशी उम्मीदवार अब प्रतिनिधि बन गया। अब हम एक नज़र थोड़ा 1984 के परिणामों की ओर डालें। 1984 का परिणाम बड़ा महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि 1984 का परिणाम पहली बार वैसा आया। ऐसे परिणाम कुछ कुछ क्षेत्रों में हर बार आते रहे, लेकिन 1984 में ये पूरे नेशन वाइड स्केल में देखा गया। और 1984 का उदाहरण आपकी शंकाओं को बहुत हद तक दूर कर देगा, इसलिए ये उदाहरण लिया जा रहा है। इसमें देखिए, 1984 के चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो कांग्रेस पार्टी को 543 सीटों में से, यानी कांग्रेस पार्टी को 543 में से 415 प्रतिनिधि उसके आते हैं। मैंने आपको बताया, एक चुनावी क्षेत्र से एक प्रतिनिधि। तो पूरे देश में कितने चुनावी क्षेत्र हुए? 543। 543 जगहों में चुनाव होते हैं। बहुत से उम्मीदवार खड़े होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और हर क्षेत्र से एक एक उम्मीदवार जीतता है। जब जीते हुए उम्मीदवारों पर नज़र डाली गई तो देखा गया कि 543 जो विजयी उम्मीदवार हैं, उसमें 415 उम्मीदवार ऐसे जो एक दल के हैं। दल का नाम कांग्रेस। यानी जो कांग्रेस थी उसको कुल सीटों का 80% सीट मिल गई।
543 में 415 सीटें, 415 प्रतिनिधि उसके, अर्थात 80% प्रतिनिधि उसके। कभी भी लोकसभा के चुनाव में कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला भारत में। किसी भी दल को पहले और न आज इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी। इसके मायने क्या, इस चुनाव से क्या पता लगता है? पहली बात, कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीट मिली। कितनी सीट मिली? 3/4। अर्थात यदि हम एक गोले को 4 भागों में बांटें तो 3 भाग में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, मात्र एक छोटा सा भाग 1/4 भाग जिसमें अन्य दलों के प्रतिनिधि को जोड़ा जा सकता। क्या इसका अर्थ ये है कि हर 5 भारतीय नागरिक में से एक ने कांग्रेस को वोट दिया? सामान्य स्थिति में यही होगा कि हर 5 में से एक नागरिक ने, एक मतदाता ने, हर 5 में से एक मतदाता ने कांग्रेस को वोट दिया। ऐसा नहीं है, ये बात यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं। जो नीचे अभी तालिका आप देखेंगे, इसमें कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले, अर्थात हर 100 में 48 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। मतलब हर दूसरे व्यक्ति ने लगभग कांग्रेस को वोट दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला। लगभग हर दूसरे व्यक्ति ने कांग्रेस को वोट डाला, ये बात यहाँ है। लेकिन पार्टी को तो 80% सीट मिली। तो ऐसा कैसे हो गया? मतदाता 50% से भी कम उसके पक्ष में, लेकिन सीटें या प्रतिनिधि 80% से ज़्यादा। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको समझाने के लिए इस तालिका की ओर आपको जाना जरूरी होगा। दूसरे दलों का भी प्रदर्शन इसको देखें। भाजपा को तो 7.4% मत मिले। कितना मिला? 7.4% मात्र। और सीटें 1% से भी कम, 1% से भी कम सीटें भाजपा को मिली। तो इसके क्या मायने? तो 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों के प्राप्त वोट और सीटों पर अब पूरे चार्ट पे अब हम थोड़ा नज़र रखें। और ये देखिए आपके सामने ये चार्ट है। कांग्रेस 48% वोट मिले और सीटें कितनी हो गई? 415, यानी 80% से ज़्यादा। भाजपा को 7.4 मिलता है बस मतों का प्रतिशत, सीटें मात्र 2। 1984 में भाजपा को 2 सीटें मिली थी, आज भाजपा के पास 303 सीटें हैं। 1984 में कांग्रेस को 415 मिली थी, आज कांग्रेस के पास 52 सीट है। ऐसे जनता पार्टी, लोकदल, माकपा, तेलुगु देशम और अन्ना द्रमुक, अकाली दल, असम गण परिषद, ये सब आप देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ आप देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो है भाजपा को 7% से ज़्यादा मिलता है लेकिन 2 सीट। वहीं जनता पार्टी को भाजपा से कम प्रतिशत मिलता है। जनता पार्टी को भाजपा से कम मतदान का प्रतिशत मिलता है लेकिन उसकी सीटें कितनी? 10। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसे जनता पार्टी से भी कम मिलता है। क्या चीज़ कम मिलती है? लोगों का मत, जनता का मत। 5.7% जनता, मात्र इतनी ही जनता उनको वोट देती है। लेकिन माकपा के कितने प्रतिनिधि जीते? 22 प्रतिनिधि। भाजपा 7% वोट के बाद भी केवल 2 प्रतिनिधि। कितना बड़ा विरोधाभास, या क्या बात है? क्या इस तालिका में कुछ गलती है या चुनाव परिणामों में कुछ गलती थी? ऐसा नहीं है। यही बात यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं। असम गण परिषद को देखिए, इस तालिका में जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है असम गण परिषद,
उसे मात्र 1% वोट मिला, लेकिन सीटों की संख्या 7। वहीं अकाली दल को भी 1% मिला, लेकिन सीटों की संख्या 7। इसका अर्थ ये मत निकाल लीजिएगा निष्कर्ष कि 1% वोट मिलने पर 7 सीटें मिलती हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है 1% मिलने पर कुछ भी ना मिले और 1% मिलने पर 10 सीटें मिले। ये कब, क्यों, कैसे होता है, इसको हम आगे समझेंगे। पर अभी आप इसको अच्छी तरह ये समझने की कोशिश करिए कि वोटों के प्रतिशत का सीटों की संख्या से कोई संबंध नहीं। दूसरे शब्द में, वोटों के प्रतिशत का प्रतिनिधियों की संख्या से कोई संबंध नहीं। किसी एक दल के प्रतिनिधि की संख्या से कोई संबंध नहीं। तो ये 1984 के चुनाव का कुछ दलों का यहाँ पर आंकड़ा आपके सामने। आगे और विस्तार से इस पर जब हम चलेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा और आप सोचने लगेंगे कि क्या हमारी चुनावी प्रक्रिया में कुछ सुधार की ज़रूरत है। क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी जो देख रहे हैं इस चार्ट को, इससे क्या कुछ लेसन मिलता है जिसमें हम अपनी चुनावी प्रक्रिया को और लोकतांत्रिक बना सकें, आदि आदि। 1% मत पाकर भी 7 सीटें मिलना और 7% मत पाकर भी 2 सीटें मिलना। 1% मत पाकर 7 सीटें कैसे मिली, थोड़ा सा इसको समझें। 1% मतों की संख्या समझ लीजिए 1 लाख मत हुए। 1% मत यानी 1 लाख मत हुए। कुल जो मत डाले गए उसका 1%। ये 1 लाख मत 7 उन सीटों पे बटे हैं जहाँ पे अकाली दल के उम्मीदवार जीते। अब ये 1 लाख मतों को यदि हम 7 सीटों में बांटते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग मतों की संख्या होगी। कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000 और इस प्रकार 7 जगह उनको अलग अलग संख्या में मत मिले। लेकिन समझने की बात यह है, मत तो इतने मिले, लेकिन इन 7 सीटों में इतने मत मिलने पर उनको पहला स्थान मिला। इसके मतलब ये कि दूसरे कैंडिडेट जो इन 7 सीटों पे थे, दूसरे उम्मीदवार जो इन 7 सीटों पे थे, वे अकाली दल के इन उम्मीदवारों से पीछे थे। उनको उससे कम मत मिले। अब ये 7 सीटें, चूंकि उनके उम्मीदवार पहले स्थान पर थे, 7 सीटों के मतों का योग किया जाए तो 1 ही प्रतिशत आता है। वैसे विजयी घोषित करने के लिए मतों का योग नहीं किया जाता, लेकिन केवल आपको ये समझाने के लिए कि मत और सीटों की संख्या में कोई संबंध नहीं है। ज़्यादा प्रतिशत का मत होते हुए भी आपके सीटों की संख्या कम हो सकती है और मत का कम प्रतिशत होते हुए भी आपकी सीटें ज़्यादा हो सकती हैं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट है। इस चुनाव में कांग्रेस को फर्स्ट पास द पोस्ट जो मैंने बताया था उसके कारण जीत हासिल हुई, क्योंकि 415 जगह पे उसको सबसे ज़्यादा मत मिले थे। हर क्षेत्र में 415 लोकसभा क्षेत्रों में उसे हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत मिले थे। लेकिन इन सब के मतों को जोड़ा जाए तो उसका औसत प्रतिशत 50 से कम है, 48% है। कांग्रेस को मतों के अनुपातों में कहीं बहुत ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि ये जो 48% मत हैं ये विभिन्न क्षेत्रों के हैं और 415 क्षेत्रों में कांग्रेस कितना भी मत पाई हो वो आगे रही, अन्य उम्मीदवारों से आगे रही। ये अधिक सीटें इसलिए मिली क्योंकि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उनके प्रत्याशी खड़े थे वहाँ उसे भले ही 50% से कम मत मिला हो, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम मिला उस जगह पे, उन जगहों में अलग अलग देखा जाए तो। इसीलिए सबसे ज़्यादा मत पाए व्यक्ति को विजयी घोषित किया गया, जबकि अन्य पार्टियों के यदि मतों को जोड़ा जाए तो उनका प्रतिशत
जीतने वाले प्रत्याशी को मिले मतों के प्रतिशत से अधिक है। कांग्रेस को 48% मिले। अन्य दलों, अन्य प्रत्याशियों के सभी मतों को जोड़ें तो कितना होगा? बचा हुआ 100 में 48 यदि कांग्रेस को गया तो बचे हुए 52% मत अन्य दलों के उम्मीदवारों को मिले। कल्पना करिए यदि कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में केवल एक ही दल और रहता तो जनता के सामने दो ही ऑप्शन थे, कांग्रेस या दूसरा दल। कांग्रेस को यदि 48% मिलते तो दूसरे दल को, जो उस समय एक ही था, उसे 52 मिलते। और ऐसी स्थिति में 48% होते हुए जो पार्टी अभी सरकार बनाई इस चुनाव में 1984 के, वह विरोधी दल की होती, वह ऑपोजिशन में बैठती। और 52% वाला एक दल यदि होता तो उनकी सरकार बनती। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 52% किसी एक दल को नहीं मिले, बहुत दलों के बहुत सारे उम्मीदवारों को और निर्दलीयों को भी मिलाकर ये उनका प्रतिशत है। इस प्रणाली में हारने वाले प्रत्याशी को जो वोट मिले रहते हैं वो बेकार जाते हैं। बेकार का अर्थ, उसने हारे हुए प्रत्याशी को मत दिया तो हारे हुए प्रत्याशी के साथ ही उसके मत भी बेकार होगा। उसकी गिनती विजयी कैंडिडेट्स में नहीं होती।